Hello everyone, welcome to Zen Study where every day we are trying to make education imaginative और आज हम साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से एक रीसेंट जो स्टडी है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स डिस्कस आवर टुडेज टॉपिक. सो द स्टडी गोज एज दैट देयर इज a disappearing Y chromosome and could the future of humanity be at risk? So we will try to understand the crux of this study or crux of this news. ये कहना क्या चाह रहे हैं? The Y chromosome is basically responsible for determination of the sex in humans. As we know that XX chromosome जो है वो females में मिलता है and XY chromosome जो है वो males में मिलता है. एक recent study से ये पता चला है that with coming generations, with the passing of generations, जो Y chromosome का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है और तो इसके सिमिलर जो फिनोमिनन है वो स्पाइनी रैट्स बोल के एक स्पीशीज है जिसमें हमें देखने को ये सिमिलर फिनोमिनन मिला था. एंड इसका रिपरकशन ये हुआ था दैट द वाई क्रोमोसोम हैज बीन कंप्लीटली डिसअपियर्ड. जो स्पाइनी रैट्स में जो वाई क्रोमोसोम मिलता था वो अब आफ्टर मल्टीपल एवोल्यूशंस उनमें जो वाई क्रोमोसोम है वो अब डिसअपियर हो चुका है. सो कमिंग टू ह्यूमंस, अगर वाई क्रोमोसोम की जो साइज है ऐसी ही छोटी अगर होती गई तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे ह्यूमन बॉडी में. जो मोस्ट प्रोबेबल ये है, जो मोस्ट प्रोबेबल फिनोमिना है वो ये माना जा सकता है दैट जो ह्यूमन रेस है वो कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाए, बट दैट इज नॉट द पॉसिबल सोल्यूशन और द पॉसिबल आउटकम. Human body or the nature always has its own tendencies to mend itself. The nature always heals itself. So there will be a sex gene war. Sex gene war basically means that the other parts of the genome, those parts of the genome which are coding for some other parts, they will start competing amongst themselves and they will try to compensate for this loss that will arise by the disappearance of the Y chromosome. These are all probabilities and this is what जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने अपने स्टडी से पता किया है. एंड इस पर और भी ज्यादा रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से हम इस ये जो स्टडी हमें पता चल रहा है कि वाई क्रोमोसोम का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है, इसको किस तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं. सो in order to understand कि what exactly is the chromosome, हमें उसके पहले DNA को समझना पड़ेगा. So DNA is deoxyribonucleic acid, which is a double-stranded molecule made up of smaller units, which is called nucleotide. Now, a nucleotide consists of a phosphate group, a sugar molecule, a pentose sugar molecule, and one of the four bases. Four bases के नाम है adenine, guanine, साइटोसिन एंड थाइमीन. तो अगर हम एक डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो इट कंसिस्ट्स ऑफ अ पेंटोज शुगर विच इज द बेस. लाइक उसका जो बॉडी है, मेन स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो पेंटोज शुगर होता है वो रहता है. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप विच इज अटैच्ड टू दिस शुगर मॉलिक्यूल. और यहां पर ये जो नाइट्रोजनस बेस है, हियर लाइज योर शुगर मॉलिक्यूल, यहां पर आपके नाइट्रोजनस बेस रहते हैं एंड इसकी पेयरिंग इस तरीके से होती है बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है. एक सीढ़ीनुमा एक आपको आकार देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहते हैं. यहाँ अगर A है, अगर एडेनोसिन है तो इसकी पेयरिंग होती है थाइमीन के साथ. यहाँ अगर G है दैट इज गुआनिन है तो इसकी पेयरिंग होती है C के साथ दैट इज साइटोसिन. तो इस प्रकार जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो उसका फॉर्मेशन हुआ रहता है इन अ फॉर्म of a DNA double helix. Coming to chromosomes, chromosomes basically long thread-like structures होते हैं जो कि DNA और histone proteins से बनते हैं. अगर it's basically thread-like structure but ये काफी ज्यादा coil form में होता है, काफी ज्यादा compact form में होता है ताकि ये न्यूक्लियस में ये accommodate हो जाए. जो यूकैरियोटिक cells होते हैं उसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस basically contains all the genetic material. So इसमें condensed
कंडेंस्ड फॉर्म में और काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, अगर हम सेल्स की बात करें उसके बारे में हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट एज ऑफ नाउ सेल्स दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो है इसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक बिकॉज इट इज द ओल्डर फॉर्म ऑफ डीएनए या नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड फॉर्म ऑफ सेल। तो इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो स्कैटर्ड होता है सेल के अंदर, कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है डीएनए प्रेजेंट नहीं रहती है। तो अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को समझे तो हमने देखा कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, उतने डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, जिसमें जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, ये इसमें कॉइल होता है। ऐसे ही देखिए आप, कॉइल हो रहा है डीएनए हिस्टोन मॉलिक्यूल में, एक राउंड स्ट्रक्चर, बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, और इट इज गेटिंग कॉइल्ड, it is getting coiled, and again it is getting compacted, and this is how a chromosome looks. Now coming to humans, humans में chromosomes की क्या significance है? So there are 46 chromosomes, humans में 46 chromosomes present होते हैं, and they are present in the form of pairs. So total there are 23 pairs, जिसमें से 22 pairs जो हैं उनको somatic chromosomes कहते हैं, because they code for the bodily features of the humans, but the 23rd pair उसको sex chromosome कहते हैं, क्योंकि वो जो है वो फीचर्स जो सेक्सुअल फीचर्स हैं which differentiates a man and like a male and a female को differentiate करता है, so that is why that is known as the 23rd pair. तो क्रोमोसोम कार्योटाइपिंग एक मेथड है जिससे हमें क्रोमोसोम की पिक्चर देखनी, मतलब अगर हम जीनोम के बारे में पढ़ना चाहते हैं या क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो क्रोमोसोम कार्योटाइपिंग इज दैट मेथड। सो ये इमेज जो है क्रोमोसोम कार्योटाइपिंग से आई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं that this is the XX chromosome जो कि फीमेल्स में प्रेजेंट रहता है, and this is the XY chromosome. So यहाँ पे आप देख रहे हैं Y क्रोमोसोम का साइज कंपैरेटिवली कितना छोटा है, छोटू सा जो पार्ट आपको दिख रहा है, this is the Y chromosome. Now what is the function of the Y chromosome in human bodies? So Y chromosome जो है it is definitely it's determining the sex of the child, because Y chromosome सिर्फ और सिर्फ मेल्स में मिलता है, फीमेल्स में हमें पता है XX क्रोमोसोम होता है और मेल्स में XY क्रोमोसोम होता है। Y क्रोमोसोम के दूसरे फंक्शन क्या है? इट असिस्ट्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। हाउ? बिकॉज इट कोड्स फॉर जीन्स, बेसिकली इट हैज द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। सो उन जीन्स के नाम क्या है? DAZ, that is deleted in azoospermia, RBMY, RNA binding motif, Y-linked. These genes, they are responsible for the formation of sperms in males. आपको इन जीन्स के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. I've given you the names of the genes. If you want, you can remember, because you never know, UPSC can ask anything to match or to like अगर eliminate करने की अगर जरूरत पड़ी तो. Apart from that, Y क्रोमोसोम जो है उसके और क्या फंक्शंस हैं? दैट इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. जब Y क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीटली फादर से उसके सन में पास होता है, सो द सेक्सुअल हेल्थ ऑफ द फादर इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड इन द सेक्सुअल हेल्थ ऑफ हिज सन. सो अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द Y क्रोमोसोम. Apart from that, there is also, it also helps in the development of secondary male characteristics. That is not just in the production of sperms, but also आपके testosterone level कैसी है, आपके hormones कौन कौन से code हो रहे हैं, ये सारे features भी जो है Y chromosome regulate करता है in the body of a male.
एज वी नो दैट जो वाई क्रोमोसोम जो है उसमें बहुत सारे जंक मटेरियल है। यही एक रीजन था जिसकी वजह से प्रॉपर सीक्वेंसिंग जो वाई क्रोमोसोम की थी वो प्रॉपरली हो नहीं पा रही थी। इट हैज जस्ट बीन रिसेंटली आई थिंक लास्ट ईयर ही है जो एक प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट और एक प्रॉपर डिटेल स्टडी जो है वो वाई क्रोमोसोम की हम कर पाए हैं। सो जो जंक पार्ट है, जो नॉन कोडिंग पार्ट है वाई क्रोमोसोम का, वो उसकी जो तादाद है काफी ज्यादा है कंपेयर टू द कोडिंग पार्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जंक है, मतलब उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या उसका कोई यूज नहीं है। वो जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसके भी कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं, सच एज इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, इट रेगुलेट्स द जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटेक्ट्स अबाउट द जेनेटिक इंस्टेबिलिटी। वो क्रोमोसोम को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और अगर किसी फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंस्टेबिलिटी है उस क्रोमोसोम में तो वो भी उसको मिटिगेट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो हमने जो रिसर्च के बारे में पढ़ा था, जिससे हमने आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है। ये जो अगर एवोल्यूशन हो रहा है कि जीन वाई क्रोमोसोम का जो साइज है वो छोटा होता जा रहा है, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है। सो सबसे जो प्रोबेबल एंड द मोस्ट पॉसिबल आउटकम इज दैट, जैसे कि जो वो रैट्स थे, स्पाइनी रैट्स, जिनमें वो क्रोमोसोम कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया था, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वाई क्रोमोसोम है वो कंप्लीटली डिलीट हो जाए। और एल्स लेकिन और इससे ये जोड़ा जा रहा है कि शायद ह्यूमन रेस कंप्लीटली एंड हो जाए, बट ये ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा दैट नेचर हैज इट्स ओन वेज ऑफ हीलिंग एंड मेंडिंग इट्ससेल्फ। सो डेफिनेटली देयर विल बी अदर जीन्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स में नहीं इंक्लूडेड है, बट दे आर इंक्लूडेड इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स हैं दे माइट गेट एक्टिवेटेड, उनके जो नॉन कोडिंग पार्ट है दैट माइट गेट एक्टिवेटेड एंड दिस दे माइट स्टार्ट कंपीटिंग, सो दैट जो एसेंशियल फंक्शंस हैं वाई क्रोमोसोम के वो उन्हें कोड करना शुरू कर दें। और इसको लेकर जो एसेंशियल फंक्शंस है वाई क्रोमोसोम के, इसको लेकर काफी रैम्पेंट अमाउंट में स्टडी चल रही है, काफी डिटेल्ड अमाउंट में स्टडी चल रही है, सो दैट हम इसको समहाउ प्रिजर्व कर सके। और अगर प्रिजर्व नहीं कर सके तो हम मैनिपुलेट कर सके बाकी जीन्स को, ताकि वो जो एसेंशियल फंक्शंस था वाई क्रोमोसोम का, इसको वो परफॉर्म कर सके इन केस द वाई क्रोमोसोम actually gets eradicated in future. So I hope you have understood this concept और आपने इस न्यूज को भी जो हमारा स्टैटिक पार्ट है उससे लिंक करके समझ पाए होंगे। Thank you for watching. See you in the next video and please do not forget to subscribe to Zen Study. Thank you.